हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे मामा भांजा एस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इससे पहले हमने अगले वाले वीडियो में देखा था अंतःप्रदिवी जालिका, उसकी खोज किसके द्वारा की गई है, अंतःप्रदिवी जालिका कोशिका के अंदर किस प्रकार की इसकी संरचना होती, ये सारी बातें हमने जानी थी। तो आज हम आगे बढ़ने से पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो अंतःप्रदिवी जालिका अर्थात एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो कोशिका का एक अंग है, इसकी खोज की गई थी 3 वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी। एक का नाम है पुलमैन, एक का नाम है पोर्टर और एक का नाम है क्लाउड। तो ये 3 वैज्ञानिकों के द्वारा ही एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नामक कोशिकांग की खोज की गई थी। उसके पश्चात ये जो नाम देने वाला कौन है, तो पोर्टर के द्वारा ही अंतःप्रदिवी जालिका का नाम दिया गया था। फिर हमने देखा था कि अंतःप्रदिवी जालिका है, इसको जो है इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना होती है नलिकाओं की तरह, अर्थात हमारी कोशिका है, ये मध्य में केंद्र है, इस तरह की नलियों के समान इसकी संरचना होती है और इस तरह की संरचना इसकी सारी पूरी कोशिका के अंदर होती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये कंकाल की तरह कार्य करती है। इसीलिए कहा जाता कि अंतःप्रदिवी जालिका कोशिका के अंतः कंकाल का निर्माण करती है और इसका एक और कार्य होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में परिवहन करती है, परंतु किसका, आवश्यक पदार्थों का परिवहन करने का कार्य करती। तो अंतःप्रदिवी जालिका पहले तो अंतः कंकाल का निर्माण करती है, अंतः कंकाल का निर्माण करती है, साथ ही साथ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो आवश्यक क्या होते हैं, जो आवश्यक पदार्थ होते हैं ना, जो आवश्यक पदार्थों का क्या करती है, परिवहन करती है। तो ये होते हैं अंतःप्रदिवी जालिका के कार्य। नाम दिया था पोर्टर के द्वारा, खोज की गई थी 3 वैज्ञानिकों के द्वारा, एक का नाम है क्लाउड, एक का नाम है पोर्टर और एक का नाम है पुलमैन। फिर मैंने आपको बताया था अंतःप्रदिवीय जालिका है वो राइबोसोम के आधार पर कितने प्रकार की होती, 2 प्रकार की, एक होती है चिकनी और एक होती है खुरदुरी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। पहली है चिकनी, पहली है चिकनी और दूसरी कौन सी है, खुरदुरी। जो चिकनी वाली होती है इस पर राइबोसोम नहीं होते हैं और ये किसका संश्लेषण करती है, लिपिड का संश्लेषण करती है। उसी तरह से जो खुरदुरी वाली है जिस पर राइबोसोम उपस्थित होता है, वो जो होती है वो निर्माण करती है प्रोटीन का, अर्थात राइबोसोम जहाँ पर उपस्थित है वो अंतःप्रदिवी जालिका कैसी होती है, खुरदुरी होती है, और जहाँ नहीं होता वहाँ चिकनी। तो चिकनी वाली अंतःप्रदिवी जालिका लिपिड का संश्लेषण करेगी और खुरदुरी वाली अंतःप्रदिवी जालिका है वो किसका निर्माण करेगी, प्रोटीन का। ये हमने देख लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही बताया यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार राइबोसोम के आधार पर देखा। तो चलो फिर अगला आता है कि राइबोसोम क्या है, या फिर हम कह सकते हैं राइबोसोम किस पे स्थित होता है, अंतःप्रदिवी जालिका पर। अभी हमने देखा जो कि खुरदुरी वाली होती है और ये निर्माण करती है प्रोटीन का, प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। इसीलिए राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। और राइबोसोम जो है हमारे कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, या कह सकते हैं सबसे छोटा अंग है। कोशिका का सबसे छोटा अंग जो होता है राइबोसोम होता है, क्योंकि इसकी संरचना इस तरह एक बिंदु नुमा इसकी संरचना होती है। तो राइबोसोम की खोज की गई थी जॉर्ज पेलेट के द्वारा 1950 में और ये बना होता है आरआरएनए। याद रखना, राइबोसोम बना होता है आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। आरआरएनए का फुल नाम होता है राइबोसोमल। राइबोसोमल आरएनए से मिलकर और साथ ही साथ प्रोटीन से मिलकर बना होता है राइबोसोम। उसके पश्चात ये कोशिका का सबसे छोटा अंग है और इसे ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता। और मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे पूछा था
कि जो है प्रोटीन की फैक्ट्री तो हम राइबोसोम को कहते हैं, परंतु पादप कोशिका की रसोई किसे कहा जाता, वो मेरे को आपको कमेंट करके बताना था। तो पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है पर्णहरिम को। पर्णहरिम या कह सकते हैं क्लोरोफिल। पर्णहरिम या क्लोरोफिल को ही कहा जाता है पादप कोशिका की रसोई, क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति से ही अपना भोजन बनाते हैं। तो पादप कोशिका की रसोई कहा जाता पर्णहरिम या क्लोरोफिल को कहा जाता। फिर बताया था मैंने कि जो राइबोसोम है ये पादप की कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता, अर्थात दोनों की कोशिकाओं में राइबोसोम पाया जाता है। तो हम ज्यादा डीप में नहीं जाते, आगे चलते हैं। और राइबोसोम को ही कोशिका का इंजन कहा जाता। अब राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण दो तरह से करती, अमीनो एसिड को एकत्रित करके प्रोटीन का निर्माण करती है, साथ ही साथ mRNA और tRNA को जोड़कर भी प्रोटीन का उत्पादन करता है राइबोसोम। अगला आगे हम देखते हैं, हमने देखा था गोल्जी काई। जो गोल्जी काई है, गोल्जी काई की खोज किसके द्वारा की गई थी? जो गोल्जी बॉडी या गोल्जी काई है इसकी खोज की गई थी कैमिलो गोल्जी के द्वारा। खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी है, उन्हीं ने क्या किया, उनके ही नाम पर कोशिकांग का नाम रख दिया कैमिलो, क्या है, गोल्जी काई। तो गोल्जी काई की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी 1898 में। याद रखना, गोल्जी काई की खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी। इस गोल्जी काई का काम क्या होता है? तो प्रोटीन और वसा के अणुओं का संवहन करता है, अर्थात उनको हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। वसा के अणु और जो प्रोटीन होंगे और वसा के कुछ अणु हैं जो हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है गोल्जी काई। इसीलिए गोल्जी काई को कहा जाता ट्रांसपोर्ट मैनेजर। गोल्जी काई को ट्रांसपोर्ट मैनेजर कहा जाता, या हिंदी में कहे तो यातायात प्रबंधन कौन से कोशिका के अंग को कहा जाता है? तो गोल्जी काई को कहा जाता है। उसके पश्चात गोल्जी बॉडी या गोल्जी काई जो बना किससे होता है? तो ये बना होता है लिपिड का। लिपिड के साथ साथ ये प्रोटीन का बना होता है। तो गोल्जी काई की खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की है। गोल्जी काई का काम होता प्रोटीन और वसा के अणुओं को पूरे शरीर में संवहन करना, इसीलिए इसे यातायात प्रबंधन या ट्रांसपोर्ट मैनेजर के नाम से जाना जाता। और ये बना किसका होता है? तो लिपिड एवं प्रोटीन का बना हुआ होता है गोल्जी काई। क्लियर हुआ? चलिए आगे। हाँ, फिर ये देखते हैं गोल्जी काई जो है इसका काम तो हमने देख लिया, प्रोटीन और वसा के अणुओं का संवहन करता, साथ ही साथ ये जंतुओं में किसका निर्माण करता? तो जंतु में ये लाइसोसोम का निर्माण करता है और पादपों में अर्थात पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। चलिए आगे देखते हैं अगला कोशिकांग। अब हम देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का निर्माण किसने किया है? गोल्जी बॉडी ने। अभी हमने पढ़ा गोल्जी काई के द्वारा जंतुओं में लाइसोसोम का निर्माण, पादपों में कोशिका भित्ति का निर्माण। यहाँ पर देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज की गई थी डी डुवे नामक वैज्ञानिक के द्वारा। लाइसोसोम की खोज की गई थी डी डुवे नामक वैज्ञानिक के द्वारा। अब हम देखते हैं कि लाइसोसोम का कार्य क्या होता है। सबसे पहले हमने देख लिया कि लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी काई। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काई के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ इसका कार्य हम देखते हैं। लाइसोसोम का कार्य होता कोशिका के अंदर बैक्टीरिया को नष्ट करना, साथ ही साथ जो मृत कोशिका होती, जो मृत सेल होती है ना, उनको क्या करता है? जो डेड सेल होती है उनको क्या करना? नष्ट करने का कार्य होता है। लाइसोसोम का कार्य होता है बैक्टीरिया और मृत कोशिकाओं का नष्ट करना, परंतु ये उनको नष्ट करने जाता है और कभी कभी खुद ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या आत्मघाती भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है लाइसोसोम को।
अगला आता है लाइसोसोम पादपों की कोशिकाओं में कम होते हैं और जंतुओं की कोशिकाओं में अधिक होते हैं। लाइसोसोम की आकृति कैसी होती, तो गोलाकार और थैली नुमा इसकी संरचना होती है, जो कि इस प्रकार का दिखाई देता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज की गई डी डुवे नामक वैज्ञानिक के द्वारा। लाइसोसोम का कार्य होता बैक्टीरिया मृत कोशिकाओं को नष्ट करना, और उनको करने के बजाय कभी कभी खुद ही नष्ट हो जाता, इसीलिए से आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता। पादपों में ये कम होता, जंतुओं में अधिक होता है। और इसकी संरचना कैसी होती है, गोलाकार कह सकते यार, थैली नुमा। चलिए आज हमें यहाँ से पढ़ना है सेंट्रोसोम, या जिसे तारक काई भी कहा जाता, या आपने नाम सुना होगा सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स या फिर तारक काई या फिर सेंट्रोसोम, इसके तीन नाम है। एक है सेंट्रोसोम, तारक काई, सेंट्रियोल्स। इसका नाम तीन तरह का होता, सेंट्रोसोम, तारकाई और सेंट्रियोल्स। सबसे पहले इसका जो कार्य होता वो याद करना है। सेंट्रोसोम का कार्य होता है, ये पाया जाता है जंतुओं में। सेंट्रोसोम केवल पाया जाता है जंतुओं में। कहाँ पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में। और इसका काम होता जब जंतुओं में सेल डिवीजन अर्थात सेल का जब विभाजन होता, मतलब कोशिका विभाजन के समय सेंट्रोसोम जो होता है वहां पर कोशिका विभाजन में सहायक होता है। सेंट्रोसोम जो है जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, और इसका कार्य होता है कि कोशिका विभाजन, जब कोशिका का अर्थात एक सेल से दूसरी सेल का जब डिवाइड होती, एक सेल दूसरी सेल में डिवाइड होती है अर्थात विभाजित होती है, उस समय ये तारक काई अर्थात जो सेंट्रोसोम है ये वहां पर सहायक होते हैं। तो क्या हुआ, पहले सेंट्रोसोम की खोज की गई थी टी बोवेरी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, टी बोवेरी नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1888 में की गई थी। सेंट्रोसोम की खोज टी बोवेरी नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1888 में की गई थी, ये याद रखना। चलिए यहाँ पर हम याद करते चलते हैं क्या होता है। पहला, सेंट्रोसोम की खोज। सेंट्रोसोम की खोज की गई है टी बोवेरी ने। टी बोवेरी के द्वारा 1888 में सेंट्रोसोम की खोज की गई। फिर आता है इसका एक मुख्य कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य है कोशिका विभाजन में सहायक। कोशिका विभाजन में सहायक, सेल डिवीजन में क्या करता है, ये सहायता करता है। क्या है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। साथ ही साथ कोशिका विभाजन जो होता है जंतु कोशिका में होता है, तो ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम होता है वो जंतु कोशिका में पाया जाता है, और इसका कार्य होता कोशिका विभाजन में सहायक, और इसकी खोज की गई थी टी बोवेरी के द्वारा 1888 में। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पर होता है। सेंट्रोसोम कोशिका के अंदर कहाँ होता है, तो सेंट्रोसोम या तारक काई एक गोल संरचना होती है। साथ ही साथ ये केंद्रक की बाहरी सतह पर स्थित होता है। जैसे आप यहाँ देखोगे हमारी ये केंद्रक है, इस केंद्रक की बाहरी सतह पर इस तरह की डिजाइन बना के रहता है। ये इस तरह की डिजाइन अर्थात एक स्टार की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे तारक काई कहा जाता। तो तारक काई एक गोल संरचना होती है जो कि केंद्रक की बाहरी सतह पर लगभग मध्य में स्थित होती। कहाँ पर, केंद्रक में। हमने बनाई कोशिका, यहाँ पर केंद्रक है, यहाँ पर इस प्रकार की संरचनाएं होती है जो बंडल के समान इस तरह दिखाई देती है। केंद्रक के मध्य में स्थित होती है, या कह सकते हैं केंद्रक की बाहरी सतह पर लगभग मध्य में स्थित होती है। कौन, सेंट्रोसोम, तारक काई या सेंट्रियोल्स, जो कि जंतुओं में कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। और इसकी खोज टी बोवेरी नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1888 में की गई थी। क्लियर हुआ, सेंट्रोसोम समझ में आ गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर यही कहा गया, तारककाय जंतुओं में कोशिका विभाजन में मदद करता है। और हम कोशिका विभाजन हम आगे जानेंगे। सेल डिवीजन क्या होता है, कोशिका विभाजन क्या होता है। कोशिका विभाजन में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। कोशिका विभाजन में क्या होता है, तो कोशिका विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनना कोशिका विभाजन कहलाता। और ये कोशिका विभाजन भी दो तरह का होता है, एक होता समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ आप बस इतना याद रखो, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो जनन कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है, जनन कोशिकाओं में। ये सब हम आगे जानेंगे सेल डिवीजन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है केंद्रक। देखो हमने कोशिका की खोज भी देख ली और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज देख ली, सेंट्रोसोम की खोज देख ली, क्या कह सकते हैं, अंतःप्रदिवी जालिका की खोज देख ली, राइबोसोम, इस तरह की हमने सबकी देख ली, गोल्जी का इनकी भी। परंतु केंद्रक की खोज भी देखते हैं। केंद्रक जो होता है कोशिका के मध्य में स्थित होता है। यह हमारी कोशिका है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती, ये कौन है, कोशिका। हमने क्या क्या देख लिया वो देखते एक बार। कोशिका है, इस कोशिका के अंदर यहाँ पर होता है केंद्रक। फिर आता है यहाँ पर देखना, इस कोशिका के अंदर, कोशिका दो तरह की होती, तो हम बना लेते हैं केवल दोनों कोशिकाएं देखेंगे ना। ये होती है कोशिका भित्ति, मान लेते हैं जंतु की बनाए हमने, तो यहाँ पर होती है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और इसी कोशिका भित्ति और कोशिका के अंदर अंदर वाली जो दीवार पे होती है, जो एक झिल्ली नुमा संरचना होती है, इसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। हाँ, मैं आपको यहाँ बता रही है ना, जंतु कोशिका अलग होती है और पादप कोशिका अलग होती है, पर आपको मैं सिर्फ जानकारी बता रही कि कहाँ पर कौन सा अंग होता है। फिर अगला देखते हैं हम, इस कोशिका के अंदर द्रव भरा होता है। कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव को कहा जाता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। फिर आता हम केंद्रक की बात करते हैं, न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो केंद्रक होता है, ये बीच वाला क्या है, पहले तो इसका नाम लिख लेते हैं, ये क्या है, केंद्रक, केंद्रक। और इस केंद्रक के अंदर द्रव भरा होता है, उसे कहा जाता है केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता, न्यूक्लियोप्लाज्म। चलिए, केंद्रक को न्यूक्लियस कहा जाता है, अर्थात ये होता है न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के अंदर एक द्रव भरा होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, अर्थात केंद्रक द्रव्य। इसे कहा जाता है केंद्रक द्रव्य। और कोशिका के अंदर भरे द्रव को कहा जाता है साइटोप्लाज्म, क्योंकि कोशिका को सेल कहा जाता। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। इस तरह से आगे हम देखते हैं, हमने क्या क्या देखा, अभी कौन कौन से कोशिकांग देखे वो देखते हैं। हमने यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया देखा, इस तरह की माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है, ये वलयनुमा अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, ये देखा था। उसके पश्चात हमने देखा था अंतःप्रदवी जालिका देखी थी इस तरह की, जो कि एक कंकाल का निर्माण करती है। फिर हमने देखा था राइबोसोम, जो कि अंतःप्रदवी जालिका के ऊपर स्थित होता है राइबोसोम। फिर हमने गोल्जिकाई देखा है, जो कि इसी तरह से गोल संरचना होती है गोल्जिकाई की। हमने लाइसोसोम देखी, जो जिसकी भी रचना गोलाकार होती है। इस प्रकार से सभी कोशिका के कोशिकांग यहाँ पर स्थित होते हैं, है ना। हमने जितने भी देख लिए अभी, कोशिका देखी, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया देखा, सेंट्रोसोम देखा, गोल्जिकाई देखा, लाइसोसोम देखा, इस प्रकार से हमने कोशिकांग देख लिए। ये यहाँ पर इस तरह से इसके अंदर होते हैं।
चलिए अब हम इस केंद्रक के बारे में जानेंगे जो कि मध्य में स्थित होता है। कोशिका के मध्य में स्थित केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस की बात करते हैं। ये न्यूक्लियस है जिसकी खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में, परंतु कोशिका के केंद्रक की खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ये रॉबर्ट सेम है ना, हुक के द्वारा कोशिका की खोज और ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई। रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में कोशिका की खोज की गई थी और रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में केंद्रक की खोज की गई अर्थात न्यूक्लियस की खोज की गई। अगला आता है यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में केंद्रक की खोज की गई है। फिर आता है केंद्रक को ही कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने एक सिद्धांत पढ़ा है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, जिसमें क्या है स्वान एवं स्लाइडेन के द्वारा कहा गया था कि केंद्रक का कोशिका का जहां निर्माण होता है वहां पर केंद्रक मुख्य अभिकर्ता के रूप में होता है। तो यहां याद रखना केंद्रक मुख्य अभिकर्ता है, मतलब सारी जो भी अनुवांशिक क्रियाएं कह सकते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण है या कह सकते हैं इस शरीर का विकास जहां हो रहा है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। इसीलिए जैसे हमारे शरीर का पूरे का कंट्रोल करता हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन करता है, उसी तरह से हमारे कोशिका का पूरा नियंत्रण या कंट्रोल किसके हाथ में होता है, इस केंद्रक के हाथ में। इसीलिए केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता। केंद्रक को क्या कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क। अगला, केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। यह भी मैंने आपको बताया, केंद्रक के अंदर यहाँ द्रव भरा है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। इसी केंद्रक द्रव्य में, क्योंकि देखो जितने भी आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, डीएनए आरएनए, उसके बाद जो जीन होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, ये सभी के सभी कहाँ पर होते हैं, केंद्रक में होते हैं। तो यहां सुनना, केंद्रक द्रव्य में, अब इसको पूरा सारा मिटा देती हूँ और केवल हम केंद्रक द्रव्य देखते हैं, क्या है केंद्रक देखते हैं। यहां देखना, ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, इस केंद्रक में द्रव भरा है जिसे हमने अभी नाम दिया न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। इसी केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ का जाल बिछा होता है। इसी केंद्रक में धागे नुमा पदार्थ का इस तरह का जाल बिछा होता है और उस जाल में, जिसे हम क्या कहते हैं, इस जाल को हमने नाम दे दिया क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन के धागे हैं। धागे, क्या कहा मैंने, केंद्रक द्रव्य अर्थात न्यूक्लियोप्लाज्म। उस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन के धागे होते हैं, या कह सकते हैं एक धागे नुमा पदार्थ का जाल बिछा होता है जिसे हमने कहा क्रोमेटिन। यहाँ पर जाल बिछा है धागे के समान इस केंद्रक द्रव्य में, इसीलिए हमने क्या नाम दे दिया गया, क्रोमेटिन के धागे। फिर अगला आता है, ये क्रोमेटिन के जो धागे हैं ये बने किसके होते हैं, तो क्रोमेटिन के जो ये धागे अर्थात ये धागे नुमा पदार्थ का जाल है जिसे हमने क्रोमेटिन कहा, ये बना होता है प्रोटीन प्लस आरएनए और डीएनए। क्रोमेटिन के जो धागे हैं जो कि केंद्रक द्रव्य में एक जाल के समान बिछा हुआ है, वो जो धागे हैं वो बने होते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन पे यहाँ पर आता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन आरएनए और डीएनए से मिलकर बना होता है ये क्रोमेटिन के धागे। और यही क्रोमेटिन के धागे जब कोशिका का विभाजन होगा, जब सेल डिवीजन होगा, तो वहां पर ये क्रोमेटिन के धागे सिकुड़ जाएंगे। वहां पर ये क्रोमेटिन के धागे सिकुड़ कर
गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो याद रखना, केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ का जाल होता, जिसे हमने क्रोमेटिन के धागे कहा। वो क्रोमेटिन के धागे हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए और डीएनए के बने होते हैं। और ये क्रोमेटिन के धागे जब कोशिका का विभाजन होगा उस समय ये सिकुड़ जाते हैं और सिकुड़ कर एक नई संरचना बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं गुणसूत्र। आगे देखो यहाँ पर क्या है, कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमेटिन के धागे होते हैं, कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमेटिन के धागे हैं वो सिकुड़ कर अनेक छोटे छोटे धागों के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। और उन्हीं इकट्ठे धागों को, यही इकट्ठे धागों को हमने कह दिया गुणसूत्र। ये सब क्या है, गुणसूत्र है। ये गुणसूत्र है। पहले इस प्रकार से थे, ये पहले इस प्रकार से सब यहाँ पर इकट्ठे थे, फिर ये सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ने के बाद ये इस प्रकार की संरचना बना लेते और इसी संरचना को हमने कहा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम या जिसे आप कहते हो गुणसूत्र, क्या कहेंगे, गुणसूत्र। क्लियर हुआ? चलिए, तो कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक छोटे धागों के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं और इन्हीं धागों को हमने गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। फिर मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या पूछे, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है 46, परंतु ये 46 को हम दो दो के जोड़े में रख देंगे तो दो दो के जोड़े में कहे तो कितने होते हैं, 23 होते। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और जोड़े में कहे तो कितनी होती है, 23 होती। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब ये गुणसूत्र का क्या काम होता है, या फिर हम कह सकते हैं केंद्रक का, गुणसूत्र का सॉरी केंद्रक का, क्योंकि हम केंद्रक पढ़ रहे हैं और केंद्रक में भी गुणसूत्र, केंद्रक में ही गुणसूत्र होते हैं। तो हम देखते हैं अब केंद्रक का मुख्य कार्य, केंद्रक का मुख्य कार्य, केंद्रक का क्या काम होता है। तो केंद्रक का काम होता आनुवांशिक, जो आनुवांशिक पदार्थ है, और आनुवांशिक पदार्थ कौन कौन से, डीएनए, आरएनए और कुछ जीन हो गए और क्रोमेटिन के धागे हो गए, क्रोमेटिन के धागे, इस तरह के सब कहां पर होते हैं, ये केंद्रक के अंदर। तो केंद्रक क्या करता है, इन सभी आनुवांशिक पदार्थों का भंडारण करता है, इन सभी आनुवांशिक पदार्थों का भंडारण करता है केंद्रक। और भंडारण कर रहा है, उनका संचरण भी करता है, संचरण मतलब ट्रांसफर, अलग अलग स्थानों पर पहुंचाने का कार्य भी करता है, संचरण करने का। तो केंद्रक का कार्य होता है आनुवांशिक जानकारी का भंडारण करना और उसका संचरण करना। फिर आता है प्रोटीन संश्लेषण व कोशिका विभाजन का नियंत्रण भी करता है केंद्रक। केंद्रक का कार्य है प्रोटीन और कोशिका का विभाजन होता है, प्रोटीन और कोशिका का विभाजन होता है। तो इन दोनों का नियंत्रण, इन दोनों को कंट्रोल करने का कार्य भी होता है केंद्रक के पास। केंद्रक प्रोटीन का निर्माण होता है और कोशिका विभाजन होता, उन दोनों की क्रियाओं को नियंत्रित, उन्हें कंट्रोल करने का कार्य भी किसके द्वारा होता है, केंद्रक के द्वारा। आगे, अब केंद्रक की संरचना कैसी होती है, केंद्रक का आकार कैसा होता है या उसमें क्या क्या होता है, और वो देखते हैं। चलिए यहां पर बनाते हैं। ये है हमारी कोशिका, इस कोशिका के अंदर जो हम केंद्रक हैं, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में केंद्रक की खोज की गई। इस केंद्रक में क्या क्या होता है वो देखते हैं। चलो, केंद्रक के अंदर यहाँ कहा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का मतलब होता है केंद्रिका,
न्यूक्लियोलस का मतलब होता है केंद्रिका। तो कोशिका केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी होती है। तो ये केंद्रिका जो होती है कहां पर होती? केंद्रक में। इस केंद्रिका का काम होता है, इसका काम होता है राइबोसोम का निर्माण करना। केंद्रिका का काम होता है राइबोसोम का निर्माण करना। ये हो गई केंद्रिका। अगला फिर आता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अर्थात केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अर्थात केंद्रक झिल्ली होती है। इस प्रकार की केंद्रक झिल्ली होती है जो कि इस केंद्रक को बाहरी आघातों से या कह सकते अन्य पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करती। केंद्रक झिल्ली अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती केंद्रक को घेरने वाली या केंद्रक को चारों ओर से घेरने वाली एक झिल्ली होती है, जिसे हमने कह दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगला आता है इस केंद्रक में कौन होता? क्रोमेटिन के धागे। जो हमने देखा है क्रोमेटिन के धागे आरएनए, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। तो क्रोमेटिन अर्थात डीएनए और प्रोटीन मिश्रण जो कि क्रोमोसोम का आगे की ओर निर्माण करता है। समझ में आया कि जो केंद्रक के अंदर क्या क्या होता है? तो केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस अर्थात केंद्रिका होती है जो कि राइबोसोम का निर्माण करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि केंद्रक झिल्ली को केंद्रक को चारों ओर से घेरने वाली एक झिल्ली होती है। और क्रोमेटिन होते हैं जो केंद्रक में ही होते हैं और आगे चलकर कोशिका विभाजन के समय वो सिकुड़कर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने देख लिया केंद्रक का मुख्य कार्य भी देख लिया, आनुवांशिक जानकारी का भंडारण करना, प्रोटीन संश्लेषण और कोशिका विभाजन का नियंत्रण करना। चलिए फिर अब देखते हैं गुणसूत्र, या ठीक है गुणसूत्र हम कल देख लेंगे। आपको जो मैंने अभी पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये गुणसूत्र है वो कल हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।